कृषि कानून के विरुद्ध जारी किसान आंदोलन को आज राहुल गांधी का साथ मिला। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल आज ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे और कहा कि किसानों के अधिकार में सरकार को फैसला करना ही पड़ेगा। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हुए तो प्रदर्शनकारी किसानों को राहुल गांधी का साथ मिला। किसानों के हक में ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए राहुल गांधी और सियासत को टॉप गियर में दौड़ाने की कोशिश की। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। कृषि कानून पर राहुल पहली बार इस अंदाज में सामने आए। विजय चौक से ट्रैक्टर की सवारी कर वो संसद भवन पहुंचे। इस सफर पर राहुल गांधी के साथ हरियाणा पंजाब के पार्टी सांसद दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और केंद्र के कृषि कानूनों पर जमकर निशाना साधा। सर, ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन के आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान प्रदर्शन की एक तस्वीर जंतर मंतर पर भी दिख रही है, जहां रोजाना किसान संसद लग रही है। राहुल ने उन्हीं के समर्थन में आवाज बुलंद की और केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों से उनका हक छीना जा रहा है। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। उधर राहुल संसद पहुंचे तो कांग्रेस के 2 नेता रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास को पुलिस थाने लेकर पहुंच गई। संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में धारा 144 लागू रहती है। इसके बाद भी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया। इसे देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, ट्रैक्टर सीज कर लिया गया। रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास हिरासत में लिए गए। उधर राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, संसद तक पहुंचे तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत ले लिया और यहां मंदिर मार्ग थाने में उनको लाके रखा गया। ट्रैक्टर भी जब्त किया गया, लेकिन राहुल गांधी जो संकेत देना चाहते थे वो उसमें कामयाब रहे। लेकिन बाकी के नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, बीवी श्रीनिवास हो, उनको दिल्ली पुलिस ने यहां हिरासत में रख दिया। पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात करिए। बात इस बात की है, 7 महीने से लगातार किसान वहाँ बैठ के, पहले ठंड था, अभी गर्मी में, लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बट सरकार कहीं ना कहीं इस गूंगी बेरी सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं।
राहुल गांधी जी ने आज संसद को जगाने का, देश के किसान के समर्थन में सबको जगाने का काम आज राहुल गांधी जी ने। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है, ऐसे कोई तैयार की बात। सरकार पर हमले का आगाज राहुल ने ट्रैक्टर मार्च से कर दिया और फिर उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे। राहुल के ट्रैक्टर मार्च को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने याद दिलाई कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में ही तीनों कृषि कानूनों का जिक्र किया था। फिलहाल किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए अहम हथियार है, जिसकी बदौलत कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं। लेकिन सरकार भी साफ कर चुकी है कि कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं। दिल्ली से अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर से संसद पहुंचे उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी और इसकी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। इस वक्त मैं दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हूं और ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर है। इसी ट्रैक्टर में राहुल गांधी वो पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट तक पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली इलाके में जो ट्रैक्टर है वो ले जाना चलाना मना है, सीधे सीधे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन आप देखेंगे तो इस ट्रैक्टर में कहीं भी, चाहे पीछे की तरफ चाहे आगे की तरफ, कहीं भी नंबर प्लेट नहीं है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी जो ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के जरिए राहुल गांधी वो बाकायदा ट्रैक्टर मार्च करके निकले थे पार्लियामेंट तक। जो नया कानून सरकार लेकर आई है उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में ये ट्रैक्टर मार्च किया गया था। 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है दिल्ली पुलिस ने। मंदिर मार्ग थाने में है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द FIR दर्ज होगी। लेकिन आपको दिखाऊं कि इस ट्रैक्टर को सीज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से कर्नाटक में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने नेतृत्व बदलने का फैसला किया तो येदियुरप्पा ने आज दुखी मन से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। आज ठीक येदियुरप्पा सरकार के 2 साल भी पूरे हुए हैं और आज ही उनके इस्तीफे के बाद अब नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है। इस्तीफे से पहले ये गम के आंसू हैं। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहां मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की आंखों से आंसू निकल गए। ये बेहद भावुक पल था, क्योंकि सरकार की सालगिरह मनाने की जगह CM अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे येदियुरप्पा ने बता दिया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। उसके करीब घंटे भर बाद वो राजभवन भी पहुंच गए, जहां उन्होंने राज्यपाल को त्याग पत्र सौंप दिया। ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು। इस्तीफा होते ही सियासी तस्वीर साफ हो गई कि बीजेपी अब किसी नए चेहरे को कर्नाटक की कमान सौंपेगी। बेंगलुरु की कुर्सी के लिए दिल्ली में तलाश तेज हो गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मंथन का दौर चल पड़ा। संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बताया जा रहा है कि उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। No, Yediyurappa has done really good work. I have whatever Nadda ji has said, it is perfectly correct. He has done good work. He has led Karnataka well. He has led the party there well from last 3-4 decades. नड्डा और शाह की बैठक खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। खबर है कि अगले 1-2 दिनों में नए CM के नाम पर मुहर लग जाएगी।
जब तक नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो जाता तब तक येदियुरप्पा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। नए मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी हाईकमान में मंथन जारी है। अगले 2 से 3 दिन में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि नए मुख्यमंत्री के पास येदियुरप्पा के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए लगभग 3 साल का समय है। कर्नाटक के सियासी संकट पर इस रणनीति पर कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, प्लीज, किसको रखना किसको निकालना उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है। इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। तमाम सियासी दांव-पेच के बीच अब इंतजार है कि बीजेपी किस चेहरे पर कर्नाटक के लिए भरोसा जताती है। दिल्ली से कमलजीत संधू और बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर पेगासस जासूसी कांड की, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और इसी मामले को लेकर बंगाल सरकार ने जांच कमेटी गठित करने का फैसला कर दिया। हम आपको बता दें कि पेगासस वाली लिस्ट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का भी नाम था। इस मामले की जांच 2 रिटायर्ड जज अब करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले कैबिनेट की मीटिंग में जासूसी केस की जांच का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ममता दिल्ली पहुंच रही हैं। 5 दिनों का उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे पर मिशन 2024 के लिए विपक्षी दलों के साथ रणनीतिक और राजनीतिक मंथन की तैयारी है। बंगाल को फतह कर लिया, अब लड़ाई दिल्ली की है। मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसी का अहम पड़ाव है ममता का दिल्ली दौरा। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा 5 दिनों का है। इन 5 दिनों के व्यस्त कार्यक्रम में सबसे अहम मुलाकात विपक्षी नेताओं से मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती हैं। इसमें क्या बात होगी, किन मुद्दों पर ममता अपनी राय पीएम के सामने रखेंगी, ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि मिशन 2024 के तहत ममता का दिल्ली दौरा कितना अहम है। मई में ही ममता ने तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभाली है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी ममता ने अपने दम पर चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उस जीत के बाद पहली बार वो दिल्ली दौरे पर हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली जाने से ठीक पहले इसके गठन का मकसद साफ है। ममता बनर्जी एक संदेश देना चाहती हैं कि इस वक्त मोदी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें चूंकि बंगाल चुनाव हुआ उसमें उन्होंने शिकस्त दी, एक तरह से जो दावा करती हैं ममता बनर्जी। इसके बाद जब दिल्ली वो जा रही हैं 3-4 दिनों के लिए, 3 दिन गहमागहमी के रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने गठन किया है, उनकी सोच है कि दिल्ली दौरा जब रहेगा तो ये एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। इस पर उन्होंने जांच कमीशन का गठन किया है और जब वो दिल्ली पहुंचेंगी तो दूसरे नेताओं से भी इस विषय पर बातचीत होगी। साथ ही जो खाका है वो तो तैयार करना है, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि मोदी के खिलाफ जो खेमा तैयार हो रहा है उसमें अपने को अग्रणी दिखाना है। मुख्यमंत्री अपने इस दौरे पर कई बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। मंगलवार को सोनिया गांधी से मिल सकती हैं। शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और पी चिदम्बरम से भी मिलने का कार्यक्रम है। ममता की नजर अब दिल्ली पर है। तैयारी कमजोर विपक्ष में जान फूंकने की है। ममता तमाम विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की पुरजोर कोशिश में जुट गई हैं, ताकि 2024 में मोदी की राह की मुश्किल बढ़ाई जा सके, विपक्ष को एकजुट कर मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। जिस प्रकार पीछे से प्रचार किया जाए, उनको पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो पिछले चुनाव में 34 से 22 सीट में आ गए लोकसभा सीट में ममता बनर्जी, उस समय भी सारे नेताओं को बुला करके कलकत्ता में सभा की थी।
और पीएम बनने के लिए उनके लोग बोले दीदी पीएम बनेंगे बोल प्रचार हुआ था, तो उनका 1 दर्जन सीट कम हो गया। बाकी जो नेता आए थे इसके बहुत पार्टी आज ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। बहुत नेता उस समय एमएलए एमपी थे, वो भी आज नहीं है, हार चुके हैं। मोदी जी के साथ देश है, इसलिए 282 से 303 तक सीट पहुंची और मोदी जी की सरकार, उसके उपलब्धि पर लोगों का पूरा भरोसा है। Bengal is in safe and secure hands of Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee, and she is destined to play a very, very important role, maybe the most central role in the politics of the country. पहाड़ से मैदान तक कुदरत की मार पड़ी है। दरकते पहाड़ों ने पल भर में कई सांसें छीन ली हैं। हिमाचल के किन्नौर से आई तबाही की तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं। अचानक तोप के गोले की तरह पहाड़ से चट्टानें गिरने लगी। सालों पुराना पुल देखते ही देखते आंखों के सामने बिखर गया। एक बार तो लगेगा कि कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का स्टंट है। खौफनाक, रोमांचक बनाने के लिए डायरेक्टर ने सीन क्रिएट किया है। एनिमेशन का कमाल दिखाया है, लेकिन ये ना तो कोई फिल्म का सीन है, ना ही फिल्म डायरेक्टर का कमाल है। ये है कुदरत की फिल्म, ये है प्रकृति का वीडियो, ये है मौसम की मार। लगातार बारिश से पहाड़ इस कदर दरका कि चट्टानों की बारिश होने लगी। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा लो। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। कल दोपहर करीब 1:30 बजे सांगला चितकुल हाईवे पर अचानक बड़े बड़े चट्टान टूटकर बिखरने लगे। बद्रीनारायण जी बचा लो। भारी शोर के साथ चट्टानों की ऐसी बरसात हुई कि सभी के होश उड़ गए। चीख पुकार मच गई। हाईवे पर बने पुल पर भी चट्टानों की बरसात होने लगी और देखते ही देखते पुल के परखच्चे उड़ गए। चट्टानों ने सिर्फ पुल को ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि हाईवे पर भी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जरा सोचिए उन गाड़ियों का क्या हाल होगा जो सड़क पर भाग रही थी और ऊपर से पत्थरों की बरसात हो रही थी। कुछ किस्मत वाले रहे, लेकिन कुछ इतने भाग्यशाली नहीं रहे। हे भगवान, पापा भागो। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा लो। एक टेम्पो ट्रैवलर गिरते चट्टानों की चपेट में आ गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से जख्मी हो गए। मारे गए 9 लोगों में 4 राजस्थान के थे, 3 एक ही परिवार के थे, जबकि 2 मृतक छत्तीसगढ़ के थे और एक दिल्ली और महाराष्ट्र के। बारिश में पहाड़ों का सफर डराने वाला होता है। बरसात के साथ पहाड़ का हिस्सा भरभराने लगता है। कई बार पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ जाता है। इस मौसम में हमेशा डर बना रहता है कि हाईवे पर चलते वक्त कहीं पहाड़ से चट्टानें न बरसने लगे। किन्नौर से विशेषज्ञ नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। किन्नौर के हादसे में एक डॉक्टर की भी मौत हुई है। हिमाचल की वादियों के खूबसूरत सफर पर निकली डॉक्टर दीपा को क्या पता था कि ये उनका अंतिम सफर होगा। डॉक्टर दीपा लगातार अपने सफर के वीडियोस ट्वीट कर रही थी।
दिल दहलाने वाला ये मंजर कई लोगों की जान पर बनाई। वादियों में जिंदगी के कुछ पल गुजारने गए 9 सैलानियों को क्या पता था कि कुदरत इस कदर कहर बरपाएगी। हिमाचल की वादियों को निहारते सैलानी गुजर रहे थे, तभी पहाड़ों से चट्टानों की बारिश हुई और एक गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। इस गाड़ी में जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भी थी। अपनी मौत से महज कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ये तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूँ जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। पेशे से डाइटिशियन 34 साल की दीपा हिमाचल की अपनी यात्रा की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। 24 जुलाई को पोस्ट किया कि उनका आखिरी वीडियो देखिए। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था, आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। सतीश जी, जब आपको पता लगा कि दीपा नहीं रही हैं, किस तरह से आपकी जो पुरानी यादें थी, क्योंकि आप कई बार मिलते थे उनसे? दीपा एक बहुत हंसमुख थी और जब ये समाचार सुना तो हम बड़े सदमे में आए और पहली बार में तो ये भरोसा ही नहीं हुआ कि दीपा यहाँ पर नहीं रही। जब ये सुना तो बड़ा दुख हुआ। कॉलोनी वालों को बड़ा दुख है इस बात का, बहुत परेशान भी हैं और अभी इस इंतजार में है कि राजी खुशी उनकी डेड बॉडी यहाँ जयपुर पहुँच जाए और हम उसमें शरीक हों, हमको अंतिम दर्शन कर सकें उनके, ताकि हमारी मन को थोड़ी सी शांति मिल सके उस बात से। उनको क्या कैमरे से डेली बर्ड पक्षियों का शूट करना और भी अच्छे अच्छे मौसम का वो शूट करना हम देखते थे अपनी छत से, बहुत अच्छा। कभी जो मिलते थे तो बात भी होती थी। परसों 22 तारीख के दिन वो गाड़ी रखवा के गई थी अंदर अपनी, 23 तारीख को मालूम नहीं कब निकल गई। कल जब ये उनकी खबर सुनी मौत की तो एकदम सदमा सा लगा और हम भी चाहते हैं कि उनकी डेड बॉडी जयपुर आए तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हों। ट्विटर पर दीपा की प्रोफाइल के मुताबिक वो आयुर्वेद की डॉक्टर थीं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन की मास्टर डिग्री भी उनके पास थी। वो लेखिका भी थीं, खुद को अनोखा इंसान मानती थीं। वो हिमाचल की खूबसूरती देखने निकली थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर साबित होगा। आज तक ब्यूरो। बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र का हाल भी बेहाल है। अब तक आसमानी आफत से 149 लोगों की महाराष्ट्र में जान चली गई और महाराष्ट्र में ऐसी बाढ़ और बारिश की तबाही 40 सालों में पहली बार देखी गई। आधा महाराष्ट्र डूब गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। शहर के शहर डूबे हैं, गांव के गांव डूबे हैं। सड़कों पर सैलाब है, घरों में पानी घुस आया है, दुकानें लबालब हैं। शोरूम का शो बिगड़ गया। जहां गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां जिंदगी बचाने के लिए नावें चल रही हैं। 40 साल में महाराष्ट्र ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी, ऐसी तबाही नहीं देखी। सांगली, ऐसा पानी भरा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। घर दुकान सब लबालब हैं। शहर के मेयर बोट पर खाना पानी लेकर निकले। वक्त पर उन्होंने नाले की सफाई का ख्याल नहीं रखा। अब बोट पर बाढ़ यात्रा पर निकले हैं। लोग ऊपर से मदद की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन अकेले मेयर करें तो क्या? पूरा इलाका दरिया बना हुआ है। जरा उनका सोचिए जो एक मंजिल घर में रहते हैं। कोल्हापुर, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क का पता नहीं। ऐसा लग रहा है मानो झील का शहर हो, सब कुछ झील में ही बना हो। सड़क किनारे बने ट्रैक्टर का शोरूम पानी में समाया हुआ है। पहली मंजिल तक डूबी हुई है। तबाही का ऐसा मंजर कम ही देखा होगा। पानी को रास्ता दिखाने के लिए बुलडोजर को उतारना पड़ा। रेस्क्यू टीम नाव पर सवार होकर निकली, लेकिन धार इतनी तेज है कि कोई भी सिहर जाए। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश में 149 लोगों की जान चली गई। 50 लोग जख्मी हैं। 100 से ज्यादा लापता हैं। अब तक करीब 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया। सेना एयरफोर्स के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में लगे हैं।
नावों पर घूम घूम कर रेस्क्यू किया जा रहा है। जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन हर लोगों तक राहत पहुंचाना आसान नहीं है। हजारों गांव टापू बन गए हैं। पुणे के 400, कोल्हापुर के 240, सतारा के 100, जबकि सांगली के 90 गांव डूबे हुए हैं। अभी जो महाराष्ट्र में और इवन कर्नाटका में लगातार राहत और बचाव का कार्य एनडीआरएफ कर रही है, उसमें हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सेफ्टी में शिफ्ट कर दिया गया है। तेलंगाना में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है। आसमान से आई तबाही में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ दरकने के बाद जो तबाही आई, उसमें 52 लोग मारे गए। रत्नागिरी में 21, सतारा में 13 और ठाणे में 12 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में बारिश कम हुई है, लेकिन पानी अब भी भरा हुआ है। लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि बादल और न बरसे, आफत की बारिश और न हो। किसान नेता राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो? जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की, बात करेंगे अपने मसलों की। है जी, पैसा लेके और कहाँ है दुआ? तो हमारे तो छप्पड़। नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि लखनऊ को दिल्ली की तरह से अब हम घेरेंगे। ये राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में हम संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर हम बैठे हुए हैं, और जिस तरह से हमने पिछले 6 महीनों से दिल्ली को घेर रखा है, दिल्ली की 4 सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी घेरेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, मोदी सरकार से है। सरकार से लड़ाई की बात कही है और अब ये उत्तर प्रदेश ले जाने की बात कही है। लखनऊ का भी दिल्ली की तरह घेराव करने का एक बयान किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम दिल्ली से आगे बढ़ेंगे और अब हम लखनऊ को भी उसी तरह से घेरेंगे। चारों सीमाओं को, जिस तरह दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, महीनों से किसान वहां पर बैठे हुए हैं, डेरा डाला हुआ है, उसी तरह से अब यह आंदोलन वो ले जाएंगे लखनऊ तक और लखनऊ को दिल्ली की तरह घेरने का ये प्लान, जिसका ऐलान यहां पर राकेश टिकैत ने किया है। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने आज तक से कहा है कि अब वो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, यानी कि अब दिल्ली से निकलकर ये जो किसान आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश पहुंचेगा और वहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी घेरेंगे। हम चुनाव में क्यों नहीं जा सकते? बार बार राकेश टिकैत ये बयान देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जब हम वोट दे सकते हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ते।